नमस्कार गाइस एंड बहुत सारा रिक्वेस्ट है इस वीडियो बारे में। बेसिकली द टाइटल नेम इज मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा স্যার। সো কম্পেয়ার করার কিছু নাই, আগেই বলে দিছি রতন টাটা স্যার ইজ দ্য বেস্ট। সো নো নিড টু কম্পেয়ার উইথ এনিওয়ান, সিরিয়াসলি ইজ দ্য বেস্ট ভগবান বলতে। কারণ তার যে ইনকামের 66% গরিব মানুষদের সাহায্য করে। আই এম অলসো ডগ লাভার, সেও ডগ লাভার। রেস্ট ইন পিস স্যার। ভগবান আপনার মঙ্গল করুক, যেখানে থাকুক না কেন আপনি জানি স্বর্গবাসী হন। অনেক অনেক ভালোবাসা। ওয়েল ফ্রম বাংলাদেশ, টেকলা ফ্রম বাংলাদেশ অল দ্য টাইম। তো চলে শুরু করি। লেটস স্টার্ট অ্যান অরিজিনাল ভিডিও লিংক ইন ডিসক্রিপশন। প্লিজ চেক আউট এন্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল এন্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল। वीडियो चले ऑलरेडी अपलोडेड, प्लीज चेक आउट। ओके लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं फैक्ट भाई और मुकेश अंबानी और रतन टाटा फैक्ट भाई। सो एवरीवन प्लीज गो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट भाई। दोनों की अमीरी के चर्चे किसने नहीं सुने। मतलब जहां हस्बैंड एक फूल का खर्चा नहीं करते, वहीं मुकेश अंबानी ने एक नहीं 3 बार अपनी वाइफ को करोड़ों की प्राइवेट जेट गिफ्ट की है। पर प्राइवेट जेट, लग्जरी कार्स और अंटीलिया के मालिक अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनियां हैं। लेकिन रतन टाटा की बात करें तो ये रहते तो बस इत्तू से बंगले में, पर इनके पास 135 से ज्यादा कंपनियां हैं। तो अब बताओ 6 वर्सेस 135 किसकी जेब भारी होगी? वेल, इसका जवाब शायद ही है किसी के पास, पर अगर मेरा वीडियो देखा तो क्या पता आप खुद ही दे दें इसका जवाब। और वैसे तो आज एशिया के सबसे अमीर इंसान का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, पर अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले ले तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन आखिर वो ऐसा कर क्यों नहीं रहे? तो चलिए आपके सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा इन बिजनेसमैन का पैसे और शो ऑफ से भरा ये सफर। मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, किसका शो ऑफ है ज्यादा? नंबर 1, ऐसी थी दोनों की कंपनीज की शुरुआत। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं 21,000 रुपीज से शुरू हुई एक टेक्सटाइल कंपनी से, जिसका नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन 21,000 से 5 लाख करोड़ तक का ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेद जी का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में ही मुंबई से शुरू हुआ था, जहाँ से ग्रेजुएशन खत्म करते ही उन पर परिवार की जिम्मेदारियां आ गयी, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने 21,000 रुपए जोड़कर शुरू किया टेक्सटाइल की ट्रेडिंग का काम। फिर जैसे ही में पांव जम गए, वैसे ही जमशेद जी ने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू की, जहां उन पर लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी बरसी कि उन्हें धंधे में काफी प्रॉफिट हो गया। बस इसी प्रॉफिट को देख उनका मन 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने का हुआ, जिसका फायदा सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनके देश के सभी लोगों को मिल सके। हालांकि इस सपने को पूरा होता देख नहीं पाए थे, लेकिन अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए जमशेद जी के बेटे दोराबजी टाटा ने पिता के आयरन एंड स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को स्टैब्लिश कर उनका सपना पूरा किया और साथ ही इंडिया में शुरू किया पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे वक्त का सितम कह लो या उम्र का एक पड़ाव, जल्द ही इनका भी देहांत हो गया, जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने ली और पुरानी 14 कंपनियों को चलाते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनीज का आंकड़ा 95 कर दिया था। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की भी शुरुआत की, जिसके बाद उसे गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया कर दिया। पर इन सब के बाद 3 पीढ़ियों के नाम और काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा को, जिन्होंने उसे बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्रीज का नाम आज ग्लोबली ऐसा फेमस कर दिया है कि बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम जरूर करना चाहता है। तभी तो कंपनी का नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। और अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी एक गाड़ी की कीमत में नॉर्मल इंसान बंगला बना लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने 6 फ्लोर की जो बड़ी पार्किंग अपने घर में बनवाई है ना, उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आधे से ज्यादा मुंबई की पॉपुलेशन रहती है। यहाँ आपका गैस बिल्कुल सही है, मैं बात कर रहा हूँ अंबानी की, जिनके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था। और हमारे ही पापा की तरह धीरूभाई अंबानी ने भी कड़ी मेहनत और सैलरी में मिलने वाले सिल्वर कॉइन्स को जमा कर करके अपना बिजनेस शुरू किया था। मतलब पैसे जमा होने पर वो विदेश की नौकरी को छोड़कर मुंबई की एक चौल में रहने आ गए और जैसे तैसे बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन को शुरू किया, जो मसालों और यार्न्स में ट्रेड करता था। और जैसे ही मसालों और यार्न के धंधे में वो सेट हो गए, वैसे ही उन्होंने विमल नाम से अपने कपड़ों का बिजनेस भी शुरू कर दिया। पर विमल लोगों को लुभाने में फेल हुआ, इसलिए उसको कस्टमर्स का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद उसके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और उसके स्टॉक को बेचने का काम भी खुद धीरूभाई अंबानी को करना पड़ा। लेकिन अपने आप में ये काफी बड़ी बात है कि जिस टाइम लोग इन्वेस्ट जानते नहीं थे, उस टाइम धीरूभाई अंबानी ने विमल के IPO में लोगों से इन्वेस्ट करवाया था और ऐसी इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट करवाई थी, जिसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को भरपूर हुआ और कुछ ही सालों में 70 करोड़ के रेवेन्यू वाले रिलायंस का रेवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ हो गया था। इस रेवेन्यू और बिजनेस में मिल रहे सक्सेस के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम फॉर्च्यून 500 में शामिल हुआ था। लेकिन शायद धीरू भाई के हिस्से में इतनी ही सक्सेस थी, इसीलिए तो उसी साल खराब तबीयत की वजह से उनकी डेथ हो गई और उनकी मौत के बाद उनके पूरे बिजनेस को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के बीच डिवाइड कर दिया गया। पर दोनों भाइयों के बिजनेस का तरीका काफी अलग था, इसीलिए जहां एक भाई कोर्ट में खुद गवाही दे रहा है कि उसकी नेटवर्थ 0 हो गई है, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 7,930 करोड़ डॉलर हो गया है। नंबर 2, किसका पैसा है ज्यादा, जिससे होता है उसका फायदा। चलिए अब बात करते हैं इनके आज की यानी कि दोनों के पैसों की, क्योंकि ये सारी लड़ाई उसी की तो है। पर क्या आप जानते हैं 88 मिलियन के नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी कई कंपनीज के मालिक हैं, परंतु वहीं 135 से ज्यादा कंपनीज की सब्सिडरीज होते हुए भी रतन टाटा का नेटवर्थ हमेशा अंबानी से कम रहा है और कभी कागजों पर दिखाई भी नहीं दिया है। पर आखिर क्यों, तो आइए जानते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फिलहाल लिमिटेड सेक्टर्स में ही काम कर रही है, लेकिन वहीं टाटा ग्रुप इंडिया के ऑलमोस्ट हर फील्ड में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह। तभी तो सब्सिडरीज कंपनीज की ज्यादा होने की वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम रिलायंस ग्रुप से ज्यादा ही रहता है। फिर भी मुकेश अंबानी का नेटवर्थ आज इंडिया में सबसे ज्यादा कैसे है, यही जानना चाहते हैं ना? तो आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म करते हुए मैं बता दूं, मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिलायंस ग्रुप में वो 48% शेयर के मालिक हैं और जब शेयर ही लगभग आधे उनके नाम है तो जाहिर सी बात है कंपनी का फायदा होने पे आदमी की वैल्यू भी बढ़ती ही है। इसीलिए तो सितंबर 2020 में अंबानी साहब का नेटवर्थ 88 बिलियन डॉलर हो गया था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रतन टाटा की, तो टाटा ग्रुप में वो 1% से भी कम शेयर के मालिक हैं, क्योंकि उनकी ग्रुप का 66% शेयर उनकी ही कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसे कई ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड जनरेशन और आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। मतलब बंदे को पूरी 134 प्लस कंपनीज मिली थी अपने नाम करने के लिए, लेकिन फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए वो कंपनी का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ चैरिटी वाले शेयर भी रतन टाटा ने अपने नाम कर लिए होते ना, तो शायद आज वो न सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी होते। लेकिन दोस्तों, कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि मुकेश अंबानी सिर्फ पेपर्स पर अमीर है, जबकि जेन्युइन पैसा रतन टाटा के पास है। ये तो सोचने वाली बात है। नंबर 3, जैसे खर्चे वैसे चर्चे। घर, गाड़ी, पैसा सब है इन दोनों के पास, लेकिन फिर भी क्यों देखते हैं एक के खर्चे तो वहीं दूसरे के कम होते हैं चर्चे? क्योंकि पैसा तो बोलता है बॉस, लेकिन जिसको दिखावा करना आता है शायद उसका ही ज्यादा बोलता है। तभी तो जब अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ खर्च किए थे, तब उसके चर्चे बड़े जोरों शोरों से हुए थे। और तो और, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को 3 बार 1000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। पर चौंकिए मत, क्योंकि इनके खर्चे अभी खत्म नहीं हुए हैं। इनके पास एक याट भी है जो स्पेशली सोलर ग्लास रूफ से बनाई गई है और जिसकी अप्रोक्स कीमत 700 करोड़ है। और अब जब पति इतने खर्चे कर ही रहा है तो बीवी क्यों पीछे रहे? इसीलिए तो नीता अंबानी को हमेशा नए डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड वॉचेस और महंगे बैग्स के साथ ही देखा जाता है। पर देखो भाई, जब सेठ इंडिया का सबसे अमीर आदमी हो तो उसके नौकर को भी तो उसके स्टैंडर्ड का होना पड़ेगा। इसीलिए मुकेश अंबानी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी 2.5 से 3 करोड़ वाली मर्सिडीज AMG G63S में साथ लेके घूमते हैं। और तो और, अपने एंटीलिया में गर्मियों में स्नोफॉल का मजा लेने के लिए इन्होंने उसके लिए अलग से स्नो रूम तक बनवाया है। लेकिन वहीं अगर हम रतन टाटा के खर्चों की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा से सिंपल लिविंग की रही है। इसीलिए तो उन्होंने आज तक कोई बड़ा खर्चा नहीं करते हुए अपना घर भी काफी सिंपल और एलिगेंट रखा है। साथ ही अपने पैसों को स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कंट्री और कंट्री के लोग दोनों आगे बढ़ सके। फिर इसके अलावा उनका टाटा हेल्थ केयर खुद को एक्सपैंड करते हुए अब इंडिया के 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैल गया है। और अब तो टाटा ग्रुप अपनी कंपनीज की तरह सोशल वर्क के हर फील्ड में अपने पैर पसारने लगी है। फिर चाहे वो वाटर सैनिटेशन हो या स्पोर्ट्स या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, माइग्रेशन या सोशल जस्टिस ही क्यों ना हो, पर जिस तरह से टाटा ग्रुप लोगों के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के काम कर रहा है, उससे तो ये साफ दिख रहा है कि इनकी वैल्यू और एथिक्स इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बिजनेसमैन जहाँ अगर एक गुलाब भी खरीद लेता है तो उसकी हवा उड़ने लगती है। मतलब
मतलब उसकी न्यूज बन जाती है। वहीं दूसरा बिजनेसमैन ऐसा है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोशल वर्क में इतने आगे पहुंच गए हैं जिसका शायद किसी को पता ही नहीं है, और इसकी वजह है उनका खुद ये सब काम छुप छुप के करना। पर अब आप ही बताइए, इन दोनों बिजनेसमैन ने एक जैसी मेहनत कर अपने आप को, अपनी कंपनी को इतने आगे पहुंचाया, लेकिन फिर भी एक इंसान दुनिया की नजरों से खुद को बचाते हुए सारे काम कर रहा है, तो वहीं दूसरे का छोटे से छोटा खर्चा भी लाइमलाइट में आ जाता है। तो क्या ऐसे में अपने खर्चे का चर्चा करना वाकई में जरूरी है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ ही अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और साथ ही ऐसे कई नए पुराने चर्चे के बारे में ज्ञान अर्जित करते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही हमारी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को भी हिट करना। তো গাইস, আর যাই হোক না কেন, রতন টাটা স্যার ইজ দ্য বেস্ট। সে হচ্ছে ভারত রত্ন। ভারত এখন বুঝতেছে যে কি হারাইছে তারা। বয়স হয়েছে আই থিঙ্ক 86 বছর বয়স, অনেকই তো। তো তিনি এই বয়সে যা করছেন দেশের জন্য, সেটা মানে কল্পনায় আসবে না। তার উপার্জনের 66% সব এ ট্রাস্ট সে ট্রাস্ট সব জায়গায় দিচ্ছে। তা না হলে তিনি এশিয়ার নাম্বার 1 রিচেস্ট পারসন থাকতো। তো শো আপ করে বেশি, মানে আম্বানি ওরা অলওয়েজ শো আপ করে, বউরে নিয়ে এই করে সেই করে। বউ আমার মনে হয় না তোমার তাকে লাভ করে। আর তারপরেও আছে তার নাকি সবচেয়ে মানে রাধিকা কিছুদিন আগে অনন্তের সাথে বিয়ে হয়েছে না, ও মানে সব থেকে কম দামি মানে যে জামা সেটা হচ্ছে 50 লাখ, সব থেকে কম দামি জামা তার। ভাই 50 লাখ কম? প্রচুর সব 3 কোটি টাকার ঘড়ি, তারপরে 10 লাখ টাকার চায়ের কাপে হচ্ছে নিতা আম্বানি সকালবেলায় উঠে ব্যক্তি নেয় 10 লাখ ভাই টাকার থাক, চায়ের আর কাপে। বলতে হবে না ভাই রে ভাই, এটাও নাকি তাদের কাছে চিপ প্রাইস। ও মাই গড, তাহলে কি হলো ভাই? আর সেখানে রতন টাটা স্যার বাড়ি আছে যেটুক থাকার মতো, চোখে ভাই বিয়ে পর্যন্ত করে নাই সে। তার পুরো লাইফটা পুরো ইন্ডিয়ার জন্য দান করে গেছে। সিরিয়াসলি তার আত্মার শান্তি কামনা করি, তিনি জানি স্বর্গবাসী হওয়া। আর তার মতো ব্যক্তিত্বের অধিকারী প্রত্যেক দেশে জন্মাক, এটাই চাই। শুধু ইন্ডিয়ান জন্মালে হবে না, আমাদের দেশে জন্মানো উচিত এরকম ব্যক্তিত্বকে বারবার আসবে না, কারণ সস্তা না। সো গাইজ, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। সো নমস্কার, আমার নতুন চ্যানেলে যাও, দুর্গাপূজার ব্লগ সেখানে আপলোড করে দিচ্ছি অলরেডি। দেখো কেমন লাগলো বলো।